हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन सेक्शन से। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को, और नाटो के 6 देश जो हैं ये रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने पर लगे हैं। अभी गेल ने पहला अपना हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन किया इसका मध्य प्रदेश में। और तेलंगाना राज्य सरकार ने तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसके अलावा मिस यूएसए का खिताब सवाना गैंकेविज ने जीता। डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों में से भारत का 9 राज्यों में से व्यापार घाटा चल रहा है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है चार्ल्स लेक्लेयर ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने कल पढ़ा था डिटेल में। आज इसका आपने वन-लाइनर देखा। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को पढ़ेंगे डिटेल में और कल उसका वन-लाइनर पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिटेल में तो आप एमजेटी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर इसकी क्विज दी जाती है, क्विज में सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से क्विज सॉल्व कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। और अगर आप हमारा पेड मटेरियल कोई लेना चाहते हो, चाहे वीडियो कोर्स हो या ई बुक है, तो भी आप ले सकते हो सब एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों 29 मई को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दुनिया भर में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक, शांति दूत बनकर के वहां पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं, बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पर शांति नहीं रहती। कुछ क्षेत्रों में वहां पर दंगे होते हैं बहुत, या फिर जैसे कहीं कहीं पर तानाशाही सरकार होती है, तो वहां वहां पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति दूत भेजे जाते हैं, शांति सैनिक भेजे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अफ्रीकी छोटे मोटे देश मिल जाएंगे आपको, ऐसे बहुत सारे द्वीप देश मिल जाएंगे आपको। तो दुनिया भर में अगर आज के टाइम पर बात की जाए तो जब से 1948 से स्थापित हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का ये संगठन, तब से आज तक 2 मिलियन से ज्यादा शांति सैनिक जो हैं 71 मिशन में सेवा कर चुके हैं और बहुत सारे देशों को युद्ध से शांति तक नेविगेट कर पाए हैं। मतलब वहां युद्ध जैसे हालात थे और आज सामान्य हालत हो गए हैं। अभी के टाइम पर अगर बात करें तो अभी 120 से ज्यादा देशों में 76,000 से ज्यादा शांति सैनिक काम कर रहे हैं और ये 11 वैश्विक अभियानों में तैनात हैं। तो ये है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग से सेना नियुक्त की जाती होगी। संयुक्त राष्ट्र इसमें सभी देशों से अपील करता है अपने अपने कुछ कुछ शांति सैनिकों को भेजिए और यूएन मिशन में उनको भेजा जाए। तो सब देश अपने अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजते हैं। भारत भी भेजता है, यूएस भी भेजता है, चाइना भी भेजता है। मतलब सभी देश लगभग लगभग जो बड़े देश हैं वो अपने अपने शांति सैनिकों को भेजते हैं शांति मिशन में। और जब कुछ वो बड़ा अचीव करते हैं तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है। अभी ऐसे ही एक अवार्ड में आगे बात करूंगा। यहाँ पर फिलहाल थीम देख लीजिए, फिट द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। तो संयुक्त राष्ट्र रूस पर्यवेक्षण संस्थान जो है, संगठन जो है, इसकी स्थापना 29 मई को हुई थी 1948 में। इसीलिए 29 मई का दिन चुना गया ये दिवस मनाने के लिए। यरूशलेम में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल हम लोग इस पर फाइनल बात करेंगे क्योंकि मई महीने का कल आखिरी दिन होगा। अगला, हाल ही में कहां पर आए भूस्खलन से करीब 2000 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है? तो दोस्तों अभी एक भूस्खलन हुआ है और ये हुआ है पापुआ न्यू गिनी में। इसमें बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा एक गांव जो है वो दफन हो गया और ये बहुत ही मतलब दुखद न्यूज रही। भारत ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर के मदद करने की अपील की हुई है। भारत ने कहा है कि हम जितना हो सकेगा उतना मदद करेंगे हर प्रकार से। तो 2000 से ज्यादा पीपल जो हैं ये इसमें दबे होने की आशंका है और अभी तक 670 से प्लस लोगों की मृत्यु हो जाने की पुष्टि हो चुकी है। अभी और बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। भूस्खलन क्या होता है? देखो, आपने एक सुना होगा हिमस्खलन। हिमस्खलन तब होता है जब हिम का पहाड़ हो यानी बर्फ का पहाड़ हो और वो गिर जाए। भूस्खलन तब होता है जब मिट्टी का पहाड़ होता है या पत्थर टाइप का पहाड़ होता है, हार्ड मिट्टी टाइप का पहाड़ होता है
और वो ऊपर से स्खलित हो जाए, यानी फिसल करके वो पूरा पूरा गिरने लगे। आप देखते हो उत्तराखंड साइड में ऐसे हिमस्खलन की, भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो वो जो उत्तराखंड में भूस्खलन होता है वैसे ही यहाँ पर हुआ है पापुआ न्यू गिनी में। ऐसा तब होता है जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसा अक्सर तब देखा जाता है जब वहाँ के मिट्टी से या वहाँ के पर्यावरण से, पेड़ों से छेड़खानी की जाती है, या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बढ़ाए जा रहे होते हैं, या फिर सुरंग वगैरह खोदी जाती है, या फिर ऐसा होता है कि वो समुद्र की कोई किनारा रहा हो और समुद्र की किनारे की वजह से वो उस हिसाब से पहाड़ी बन नहीं पाई हो। मतलब अभी वो पहाड़ी, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से अभी मेच्योर पहाड़ी नहीं बन पाई है और वो पहले ही इसीलिए फिसल गई। यहाँ के केस में यही समुद्र वाला हिस्सा है, समुद्र वाला कारण है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा, ये प्रशांत महासागर के करीब में पड़ता है, एक देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ये काउंट किया जाता है। तो ये प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटते थे और उसी ज्वालामुखियों के कारण यहाँ पर पर्वत बन गए थे। तो ये जो मिट्टी के पर्वत बने थे, पहाड़ बने थे, इसी में से एक पहाड़ जो है वो लैंडस्लाइड उसमें हो गया है और पूरा का पूरा एक गांव जो है वो पूरा पूरा दफन हो गया है। मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये हुआ है, पूरी न्यूज में यही चर्चा चल रही है आजकल। तो 2000 से ज्यादा लोग मिट्टी के अंदर अभी भी फंसे हैं और 670 प्लस लोग मारे जा चुके हैं। पापुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोरेस्बे इसकी राजधानी होती है, मुद्रा होती है किना, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे। आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं है कहां पर ये। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया बड़ा सा देश, ऊपर दिखेगा पापुआ न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी। न्यूजीलैंड भी हम लोग अब तक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही काउंट करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड को क्लेम किया गया कि ये एक नए महाद्वीप में है, जीलैंडिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है, जो डूब चुका है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करेंगे। तो पोर्ट मोरेस्बी देखिए, यहाँ पर इसकी कैपिटल है और ये इधर पूरा ये प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो प्रशांत महासागर के किनारे है और यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटते हैं अक्सर, तो इस वजह से पर्वत बन जाते हैं और इसी वजह से हुई है लैंडस्लाइड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेच्योर पहाड़ी नहीं थी, बहुत ज्यादा कठोर पहाड़ी नहीं थी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीतानस नौसेदा को पुनः लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुना गया, ये उनका कौन सा कार्यकाल है। तो गीतानस नौसेदा जो है दोस्तों, ये दोबारा से बन गए हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति। तो इनका ये दूसरा कार्यकाल है जो अब शुरू होगा। अभी हाल ही में वोटिंग हुई और इसमें इन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। इन्होंने 74.5% वोट हासिल किए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी के रूप में, इनके विपक्ष में खड़े थे इन्हीं के ही प्रधानमंत्री सिमोनेटी। तो सिमोनेटी को मिला 24.1% वोट और राष्ट्रपति जी को मिला है इनके 74.5% वोट। ठीक है। तो हालांकि राष्ट्रपति पद का चुनाव था, लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति थे और जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे दोनों आपस में लड़े थे और प्रधानमंत्री जो थे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी लड़ रहे थे, उनको केवल 24% वोट मिला है और ये दोबारा से चुने गए। ठीक है। लिथुआनिया की बात करें तो इसकी राजधानी होती है विल्नियस और मुद्रा होती है यूरो। आइए देखते हैं वर्ल्ड मैप में लिथुआनिया कहां पर है। तो अगेन वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ के प्रोस्पेक्टिव से देखिए लिथुआनिया कहां पर है। तो इसके लिए आपको आना होगा यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में आएंगे आप तो इधर यूक्रेन तो आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये रसिया है बड़ा सा, ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है। इसके ऊपर आप देखोगे ये है लिथुआनिया, ये लातविया और ये एस्टोनिया। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सभी टूटे थे यूएसएसआर से ही, ठीक है ना, सोवियत संघ से ही। लिथुआनिया यहाँ पर है और विल्नियस जो है इसकी कैपिटल होती है। क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पोलैंड से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसके अलावा इधर ये बेलारूस से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, लातविया से शेयर कर रहा है, ठीक है, और इधर बाल्टिक सागर से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर पिछले दिनों में नियुक्त किए गए कुछ और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, रिवीजन करेंगे। अभी चैड के प्रधानमंत्री बने अल्लाह माए हलीना, ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोकबर, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम बने हैं और चाड के राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री जॉन स्विनी बने थे। अगला, हाल ही में किसे 2023 के प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। तो देखिए अभी मैंने बताया कि यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है वो अगर बहुत अच्छा काम करता है, कहीं पर जो सेना की टुकड़ी अच्छा काम करती है तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है यूएन के द्वारा। तो ये ऐसे ही एक अवार्ड मिला है अभी
मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन दोस्तों ये भारत की हैं और इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन पीस कीपर इज यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो ये एडवोकेट ऑफ द ईयर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, उनमें से इस बार इंडियन पीस कीपर को दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये रुचिरा कंबोज जी हैं, जो कि यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन्होंने इनको यहाँ पर सम्मानित किया है। मेजर राधिका सेन कांगो में अभी काम कर रही हैं संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ। ये भारतीय महिला हैं, शांति सैनिक हैं और इन्हें मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो में लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व में जो काम सौंपा गया था उसमें बेहतरीन काम के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। यहाँ पर कुछ और पुरस्कार सम्मान हैं जो पिछले दिनों में दिए गए हैं, रिवीजन करेंगे। जेनी एप्पनबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। श्रीनिवास कुलकर्णी ने प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार जीता है अमेरिका का। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला है। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड मिला है। भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कवर प्राइज मिला। फिलिस्तीनी पत्रकार यूनेस्की गिलर्मो किनो पुरस्कार पाए। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर मिला है, जिसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड भी कहते हैं। और एआई एंकर सना जो है ये ग्लोबल मीडिया अवार्ड पाई हैं इस बार का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने एक नई श्रेणी का पर्सनल कंप्यूटर कैपिलॉट प्लस पीसी लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है कैपिलॉट प्लस पीसी। तो ये एक नई श्रेणी का पर्सनल कंप्यूटर होने जा रहा है। अभी तक आप जो भी पीसी यूज करते थे उसमें अब एआई का इंटीग्रेशन होने जा रहा है और ये होना ही था। मतलब एआई आया तो एआई अब धीरे धीरे आपके पीसी में देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलेगा। तो अब ऐसे ही कैपिलॉट प्लस पीसी लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट इसे लॉन्च किया है एसर के साथ और असूस टेक कंप्यूटर के साथ मिल करके। ये कंपटीशन देगा अल्फाबेट और एप्पल को, क्योंकि अल्फाबेट और एप्पल ये दोनों ही कंपनियां ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं। और अल्फाबेट मतलब गूगल की पेरेंट कंपनी, ठीक है ना, अल्फाबेट बोला जाए तो आप समझिएगा गूगल। तो अल्फाबेट और एप्पल दोनों कंपनियां ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं और माइक्रोसॉफ्ट जो है इस पर अपने आप की मतलब मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कैपिलॉट प्लस पीसी लॉन्च कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से आप समझिए, जैसे यहाँ 90% से ज़्यादा, 90 क्या, मुझे तो लगता है कि 95+% जितने लोग हैं सब माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस यूज करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही रेयर में होंगे जो 5% में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं यूज करते हो। जैसे यहाँ पर ये वीडियो बन रही है तो ये पावर पॉइंट पर बन रही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। एक्सेल पर पूरा चलता है, लोगों की जो बिजनेस प्रोफाइलिंग या बाकी चीज़ें होती है वो एक्सेल पर चलती हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमेशा एमएस वर्ड पर रहते हैं। तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पर ऑफिस के सेक्टर में अपना मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है, जैसे गूगल सर्च इंजन के रूप में मोनोपोली अपना रखा हुआ है एंड्रॉइड सेक्टर में। अगला, अप्रैल 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और अप्रैल 2024 के लिए इस बार दिया गया है मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज को। मोहम्मद वसीम दोस्तों ये यूएई के हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात टीम के हैं बैट्समैन, और हेली मैथ्यूज जो हैं ये हैं वेस्ट इंडीज की। यहाँ पर आप दोनों का आप चित्र देख सकते हो, ये हैं यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात की टीम से खेलते हैं और ये वेस्ट इंडीज की टीम से खेलते हैं। ये ऑलराउंडर हैं और ये बैट्समैन हैं। तो एक पुरुष और एक महिला को आईसीसी के द्वारा प्रत्येक मंथ दिया जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, उस महीने का प्रदर्शन को देखते हुए। तो इस बार मेंस प्लेयर के लिए मोहम्मद वसीम, विमेंस के लिए हेली मैथ्यूज। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, जियो फलार्डिस के सीईओ हैं, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके द्वारा टी20 वर्ल्ड कप अभी शुरू होने जा रहा है परसों से, यानी 1 जून से, और 1 जून से होगा 29 जून तक चलेगा। और ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। युवराज सिंह, उसैन बोल्ट, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, 4 लोग को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला, हाल ही में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मलेशिया मास्टर्स 2024 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो इस पर पूरे देश की निगाहें थी दोस्तों इस टूर्नामेंट पर, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मलेशिया मास्टर्स की, लेकिन उसमें पीवी सिंधु ने फाइनल में जाकर थोड़ा सा ये चूक गई। ये सिल्वर से ही इनको संतोष करना पड़ा। तो ये गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही थी फाइनल में और गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, सिल्वर जीत पाई, यानी फाइनल मैच ये हार गई। फाइनल मैच ये किससे हारी हैं?
चाइना की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वांग जी यी। तो वांग जी यी से इन्होंने ये फाइनल मैच खेला था और ये हार गए थे। तो वांग जी यी ये $31,500 का पाई इनाम और सिल्वर के लिए $15,960 रनर अप का अवार्ड मिला पीवी सिंधु को, पुरसेला वेंकटा सिंधु। ये रहने वाली हैं दोस्तों हैदराबाद की, मतलब हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, आज के टाइम पर तो तेलंगाना में है, जब जन्म हुआ था तब ये आंध्र प्रदेश की थी। वांग जी यिन चीन की हैं और इन्होंने इस सीजन का अपना दूसरा खिताब जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स जीता था, अभी मलेशिया मास्टर्स जीत गई। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में यह आयोजित हुआ था। अच्छा, मेंस सिंगल का अवार्ड किसने जीता? तो मेंस सिंगल जीता है वेक्टर एक्सेलसेन ने। वेक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने मलेशिया मास्टर्स के मेंस सिंगल का खिताब जीता है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए प्रवाह पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो प्रवाह नाम का पोर्टल और मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है दोस्तों आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि भारत की केंद्रीय बैंक है। ये क्या करेगी? ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए, उन पर रेगुलेशन लाने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए ये लॉन्च की हुई है। प्रवाह पोर्टल, प्रवाह का मतलब होता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथराइजेशन। तो मतलब ये उसको रेगुलेट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए और एथराइज करने के लिए है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसे लॉन्च किया है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ओके, तो ये वेब आधारित, वेब बेस्ड पोर्टल है, जो व्यक्तियों या कोई इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आरबीआई से कोई भी लाइसेंस लेना हो, प्राधिकरण लेना हो या रेगुलेशन लेना हो, तो उसके लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल को 1935 को 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ हुए और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हुए और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। अगला, यहाँ पर कुछ और प्रमुख पोर्टल और ऐप हैं जो पिछले दिनों में आए थे। अभी बूथ राब्ता लॉन्च किया गया था पंजाब के गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर चुनाव के लिए। सी विजिल ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। नो योर कैंडिडेट ऐप ये भी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। मिशन 414 ये भी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश में। तो देखो ये सभी चुनाव आयोग के द्वारा, पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। तो ये सभी चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल है, जो पिछले दिनों में, क्योंकि चुनाव चल ही रहा है अभी, तो इसलिए चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा लॉन्च किए हैं। जापान की सोनी ने किसको भारत में अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो जो सोनी पिक्चर्स लिमिटेड है, जापान की जो की कंपनी है, इसने भारत में अपना नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है गौरव बनर्जी को। गौरव बनर्जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये इंडिया में अब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के होंगे न्यू सीईओ। ये इससे पहले वाल्ट डिज्नी में काम करते थे। वाल्ट डिज्नी आपको पता है, ये हॉटस्टार के साथ इसका विलय हो चुका है, तो ये उसके पहले सीईओ थे और अभी अब सोनी टीवी का पद ये ग्रहण कर लिए हैं सीईओ का भारत में। ठीक है, तो भारत में सोनी टीवी 26 से ज्यादा चैनल चलाता है, जिसमें मनोरंजन, एंटरटेनमेंट से लेकर के फिल्में बहुत सारे टाइप की हैं। और अभी जी इंटरटेनमेंट के साथ बहुत बड़ी डील होने जा रही थी कि सोनी टीवी का जी टीवी में मर्जर हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, इस वजह से वो विलय रद्द हो गया था। अगर वो होता तो $10 बिलियन का ये विलय था, बहुत बड़ा विलय हो जाता। सोनी की स्थापना 1946 में हुई थी, जापान की राजधानी टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है और केनिचेरी योशिदा इसके सीईओ हैं। अगला, एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ, ये हुआ उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो वहां पर भारत ने 7 मेडल जीते हुए हैं। आर्म रेसलिंग क्या होता है? जो पंजा लड़ाते हैं ना, उसे आर्म रेसलिंग कहा जाता है। तो वहां पर भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इन 7 मेडल में एक तो था गोल्ड और 6 थे ब्रॉन्ज मेडल, मतलब सिल्वर कोई नहीं आया, एक गोल्ड आया और 6 ब्रॉन्ज मेडल आए। गोल्ड मेडल जो है इकलौता भारत के लिए, उसको श्रीमत झा ने जीता हुआ है और ताशकंद के उज्बेकिस्तान में ये एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप या एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित हुआ। अच्छा, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग के द्वारा 20 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पंजा कुश्ती दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है साथियों?
तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के साथ ये वीडियो देखी, समझा, पढ़ा इसको। आपके लिए दोस्तों साइंस की ईबुक लाई गई है और ये ईबुक बहुत पसंद आ रही है लोगों को। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको इस ईबुक को लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। ये ईबुक मात्र 75 रेट्स में है। क्यूआर कोड आपको वहीं पर भेज जाएगा और वहीं पर आपको ईबुक भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही। 120 प्लस पेज है इसमें, A4 साइज में है, प्रिंटेबल साइज में, कलरफुल डिजाइन है। जहां पर हो सकता है वहां पर फिगर्स दिए गए हैं, जहां पर हो सकता है वहां एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिए गए हैं। लास्ट में क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर्स दिए गए हैं। तो ये आपके रेलवे स्पेशल के लिए है 1100 प्लस क्वेश्चन की ये ई बुक सामान्य विज्ञान की, क्योंकि सामान्य विज्ञान रेलवे एग्जाम में इस बार वेटेज बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसको CHSL, CGL, MTS या CPSI ये लोग भी ले सकते हैं तैयारी करने वाले। ऐसा नहीं है केवल इसके साइंस के क्वेश्चन रेलवे में ही आएंगे। आप SSC वाले भी इसको ले करके पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिस्टमेटिक ढंग से कहीं नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का क्वेश्चन बता दीजिए आंसर, उसके बाद जाइए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रुपए किस वर्ष लॉन्च किया गया? इसके द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया था। 2016 में इसने UPI लॉन्च किया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसने बनाया है? विराट कोहली ने बनाया हुआ है। आज आपको क्या बताना है कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल मिला था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि अर्थशास्त्र में भारत के लिए पहला नोबेल इन्होंने जीता था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।